बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी एम इंग्लिश पार्ट 1 अमेरिकन लिटरेचर से पोइटेस है सिल्विया प्लैथ और उसकी पोइम है मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग जो है एक डिफ़िकल्ट किस्म की पोइम है कुछ लाइनों की वजह से, लेकिन अगर हम थीम्स समझ लें सिल्विया प्लैथ की पोइट्री से या फिर सिल्विया प्लैथ की लाइफ से, तो हम थोड़ा सा इजी हो जाएंगे इस पोइम को समझने के लिए। जैसा कि पहली एक दो पोइम में हमने बताया है कि कन्फेशनल पोइट्री है सिल्विया प्लैथ की। ये कन्फेस करती है, रियलिटीज़ को बयान करती है जो कि इसकी ज़ात से रिलेटेड है। अब इसके बहुत से कम्प्लेक्सेस हैं। एक इसका कम्प्लेक्स ये है कि ये सेल्फ इम्पोर्टेंस चाहती है, अपनी ज़ात की इम्पोर्टेंस चाहती है अपनी फैमिली की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, और इसको यही कम्प्लेक्स है कि कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो एक इसका थीम है इसकी पोइट्री का, और वो है डेथ। ये अक्सर व बेशतर मौत को बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है। और फिर एक इसकी ज़िंदगी के अंदर, इसकी पोइट्री के अंदर एक बहुत बड़ा थीम है इसका वल्नरेबिलिटी का। वल्नरेबिलिटी कहते हैं कि ये कहती है कि सर्कमस्टेंसेस के अंदर मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर थीम है इसका कि ये कहती है कि मुझे मुआशरे के अंदर और सोसाइटी के अंदर, लाइफ के अंदर जो कुछ भी इधर उधर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। अब आते हैं मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग जैसे कि इसका टाइटल है, तो ये एक खुशी को जाहिर कर रहा है। खुशी की बातें या खुशी के काम प्लैथ की पोइट्री में बड़े कम है, क्योंकि उसको सारी जिंदगी ये दुख रहा है कि टेड ह्यूज जो है वो एक बेवफा किस्म का शख्स है, और वैसे भी लाइफ के अंदर उसको कभी किसी ने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और मोहब्बत नहीं दी। अब ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये जो कम्प्लेक्सेस हैं, यही कम्प्लेक्सेस हमें नज़र आ रहे हैं इस पोइम के अंदर, जो कि उसकी पहली औलाद और उसकी बेटी फ्राइडा जो है उसकी पैदाइश पे उसने ये पोइम लिखी है। तो अब इसके अंदर भी वो ये जाहिर करती है, मौत आएगी, वो ये जाहिर करती है कि मैं माँ हूँ अपनी औलाद की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हक बहुत जल्द छिन जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की फितरत ये है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते। जब तक माँ बाप बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं, औलाद उनसे मोहब्बत करती रहती है, और जैसे ही वो खुद बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने शुरू करते हैं, तो फिर वो माँ बाप को खातिर में नहीं लाते। ये इसका इशू है इसके अंदर। इसके अलावा और भी कुछ इसके थीम्स हैं, लेकिन हम पोइम पढ़ते हैं, फिर पोइम के साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहली लाइन, लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, द मिडवाइफ स्लैप योर फुट सोल्स एंड योर बाल्ड क्राई टुक इट्स प्लेस अमंग द एलिमेंट्स। अब बच्चे की पैदाइश है और बच्चे की पैदाइश पे ये लिख रही है, लव सेट यू गोइंग लाइक अ फैट गोल्ड वॉच। एक वॉच होती है और वॉच जो है वो चलना शुरू करती है और वक्त बताना शुरू करती है, लेकिन उसको कौन सी चीज चलाती है? चलाती है सेल। एक वॉच को चलाती कौन सी चीज है? सेल। तो ये जो पैदा हुई है मेरी औलाद, मेरी बेटी फ्राइडा, इसको किसने चलाया है? हकीकत में हमारी मोहब्बत ने। हमारी मोहब्बत वजह बनी है हमारी बच्ची की पैदाइश की। लेकिन हमारी जो बच्ची है वो कैसी है? फैट गोल्ड वॉच। तो माशाल्लाह मोटी ताजी। गोल्ड हमारे लिए तो वो एक खजाना है, ऐसी चीज जो कि अनमोल हो, प्राइसलेस चीज। अब हुआ क्या है कि जब बच्ची पैदा हुई है, द मिडवाइफ जो नर्स है, जो दाई है, स्लैप्ड योर फुट सोल्स, तुम्हारे तलों पर उसने आहिस्ता से चपत लगाई और फिर तुमने रोना शुरू किया। एंड योर बाउल्ड क्राई है। अब ये बाउल्ड क्राई, बाउल्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है गंजा, सिर से गंजा।
खुरदरा, खुरदरा। और क्राई आवाज, खुरदरी आवाज, अब ये तो नहीं हो सकता। गंजी आवाज, अब ये भी नहीं हो सकता। हकीकत में वो आवाज जो कि पहली दफा निकली है, तुम्हारी पैदाइश का पहला निशान और अलामत तुम्हारी आवाज। took its place among the elements। और अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया हुआ है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स में इजाफा हुआ है एक और एलिमेंट का, और वो है तुम्हारी आवाज और तुम्हारे सांस लेने का और तुम्हारे वजूद का, एग्जिस्टेंस का। Our voices echo, magnifying your arrival, new statue in a drafty museum. Your nakedness shadows our safety. We stand round blankly as walls. Our voices echo. अब हमारी जितनी भी गुफ्तगू है इको, गूंज रही है। जब बच्चा पैदा होता है तो मुख्तलिफ किस्म के रिश्तेदार हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, कमरे में मौजूद होते हैं, तो एक खुशी का समा होता है और फिर आवाजें गूंज रही होती हैं, तो वो खुशियां मनाई जा रही हैं। मैग्नीफाइंग योर अराइवल, और तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारा आना, उसको बढ़ाया जा रहा है। खुश होकर लोग खुशियां मनाते हुए तुम्हारी आमद को खुशामदीद कह रहे हैं। न्यू स्टैचू इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम, इसीलिए प्लैथ को बोलते हैं एम्ब्लेमेटिक पोइटस। ये बड़े खूबसूरत अलामतें यूज करती है कि तुम तो एक खूबसूरत सा स्टैचू हो, ऐसे जैसे कि ये दुनिया एक म्यूजियम है और हम जितने लोग हैं सारे के सारे जो हैं वो स्टैचूज हैं, और तुम भी एक खूबसूरत तरीन स्टैचू हो। तो इन ड्राफ्टी म्यूजियम, इस खूबसूरत स्किल्डफुल, ड्राफ्टी खूबसूरत, हुनरमंद, स्किलफुल म्यूजियम, ये किसका म्यूजियम है? ये अल्लाह ताला का म्यूजियम है। और अल्लाह ताला के इस ड्राफ्टी म्यूजियम के अंदर तुम एक खूबसूरत इजाफा हो। योर नेकेडनेस, और तुम आज बरहना पैदा हुए हो, बरखना पैदा हुए हो। शेडोज अवर सेफ्टी, अरे भाई यही तो बात है कि नस्ल चलती है औलाद से। हमने भी मर जाना है और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना है हमारी औलाद ने। तो उसने कहा है कि तुम्हारा पैदा होना मेरे सर्वाइवल की जमानत है। ये पोइम इसने 1961 में लिखी है अपनी बेटी फ्रेडा की पैदाइश पे, तो उसके सिलसिले में ये पोइम लिखी है, मॉर्निंग सॉन्ग, और जाहिर कर रही है अपनी खुशी को। We stand round blankly as walls। एक बच्चा जो जब पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द जमघटा सा लगा होता है लोगों का, और अगर बच्चा उनको देखता है तो उसके लिए ऐसे ही है जैसे कि वो बंदे ब्लैंक वॉल्स हैं, क्योंकि वो शऊर की मनाजिल तो बच्चा तय नहीं किया अभी तक, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मियर फेसेस हैं उसके लिए, कोई रिकग्निशन तो है नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं, तो वो तो मियर वॉल्स हैं उसके लिए। हाँ जी, ये सबसे ज्यादा मुश्किल लाइन थी इसकी। आई एम नो मोर योर मदर than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow effacement at the wind's hand। अब इसके अंदर दो तीन थीम्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जी थीम ऑफ डेथ, और नेचर क्या है, नेचर मौत की तरफ लेकर जाती है। एक तो ये बहुत बड़ा थीम है। दूसरा एक थीम है यूथ। यूथ जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, अरसे के लिए होती है, बहुत ट्रांजिटरी होती है, बहुत जल्द खत्म हो जाती है। ये इसके अंदर थीम है। फिर एक इसके अंदर वो कम्प्लेक्स है जो कि पहले भी बता चुके हैं कि कोई इससे मोहब्बत नहीं करता, ये चाहती है चीजों को ओन करना, उनकी मालिक बनना। हाँ, उसके बच्चे हों तो वो चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे तो होने चाहिए, मैं उन पर कुदरत रखती हूं। तो वो कहती है नहीं, उसकी लाइन ही बता रही है क्या, आई एम नो मोर योर मदर, अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अब ये उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन कर दिया है कि मैं जो फील कर रही हूं क्या। एक तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ था वो फील कर रही है कि मैं तब तक इसकी मां थी, और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई है वो कहती है कि मैं इसकी मां नहीं रही। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये मेरे जिस्म का हिस्सा था
तो मैं कंसिडर करती थी कि हाँ मैं इसकी माँ हूं। या भी इसके कम्प्लेक्सेस हैं, इसके और भी बड़े मीनिंग्स हैं। अच्छा, आई एम नो मोर योर मदर दैन द क्लाउड। अब ये जो दैन है, की निस्बत दैन इस्तेमाल होता है। ही इज टॉलर दैन अली, तो की निस्बत की बजाय, अली की बजाय। अब दैन यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैन द क्लाउड, अब क्लाउड से ज्यादा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, ये तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। दैट डिस्टिल क्लाउड, वो वाला क्लाउड जो कि डिस्टिल करता है, जो कि नथारता है, जो कि फिल्टर करता है। अब एक इसका मतलब होता है जब आप स्ट्रेनर लेते हैं, छाननी लेते हैं, पौनी लेते हैं, तो आप जो कोई चीज उसमें डालते हैं तो जब वो फिल्टर होती है तो वो पास ऑन होती है, आगे पास डाउन होती है, तो वो नीचे होती है। तो गुजरना एक इसका मतलब है, गुजरना। तो यहां पे इसका डिस्टिल का मतलब है गुजरना। अब मिरर, अब मिरर एक रिफ्लेक्शन। अब यहां पे डिस्टिल्स अ मिरर टू रिफ्लेक्ट, मिरर जो कि अक्स देता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब एक थीम ये है कि औलाद माँ बाप का परताव होती है, उनका अक्स होती है। ओन स्लो एफेसमेंट, एफेसमेंट कहते हैं किसी चीज को रब कर करके मिटा देना। एक इसका मतलब होता है कि कैरिंग दी चाइल्ड, ठीक है। और फिर जब बच्चे को उतारा जाता है, उठाए हुए बच्चे को उतारा जाता है। एट द विंड्स हैंड, बादल जो है वो आंधी के हाथों इफेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब क्या कि नेचर खत्म कर देती है। अब ये तो थे इसके लफ्जी मतलब छोटे छोटे से। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। आई एम नो मोर योर मदर दैन द क्लाउड दैट डिस्टिल्स अ मिरर टू रिफ्लेक्ट। मैं उस बादल से भी बढ़कर तुम्हारी मां नहीं हूं। अब ये क्या कि अब यहां पे बादल का मतलब हम लें यूथ, जवानी। अब वो जवानी जो कि पास हो जाती है, डिस्टिल हो जाती है, वक्त थोड़ी सी 10 साल की होती है, 15 साल की होती है और फिर वो गुजर जाती है। तो अब ये क्या फील कर रही है, कहती है कि जैसे जैसे मेरी औलाद बढ़ती जाएगी, मेरी औलाद इंडिपेंडेंट होती जाएगी और मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, तो हकीकत में मैं इनकी मां नहीं रहूंगी और मेरी औलाद मेरी नहीं रहेगी। क्यों, कैसे? वो कहती है कि इतना ऐसे भी, इतनी देर तक भी मेरी औलाद नहीं रहेगी या मैं उसकी मां नहीं रहूंगी उतनी देर तक के जैसे एक बादल होता है और वो बादल एक रिफ्लेक्शन, एक शीशे के अंदर अक्स को भी साफ कर देता है, डिस्टिल कर देता है, पास कर देता है। आंधियों के हाथों एक बादल है, आंधी चली, बादल खत्म हो गया, उसकी जवानी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। इसी तरीके से मेरी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी और मैं इस बच्चे की मां नहीं रहूंगी, उतनी भी नहीं रहूंगी कि जितनी के एक बादल की जिंदगी हो। अब एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये है। दूसरी देखते हैं जी, क्लाउड दैट डिस्टिल्स अ मिरर। अब क्लाउड जो है वो यहाँ पे यूथ, जवानी के अय्याम, डिस्टिल जो कि गुजर जाते हैं। अब मिरर, और हकीकत में मिरर, मेरी औलाद मेरी मिरर है, मेरा अक्स है, टू रिफ्लेक्ट, जिसमें मैं नजर आती हूं। इट्स ओन स्लो इफेसमेंट, लेकिन मेरा जो अक्स मेरी औलाद में नजर आ रहा है वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औलाद इंडिपेंडेंट होती जाएगी और फिर जब औलाद इंडिपेंडेंट होती जाएगी, मैं फील करती हूं कि वो इतनी जल्दी हो जाएगा ये अमल कि बस मैं समझती हूं कि एक बादल भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होता आंधियों के हाथों।
और मैं भी एक माँ के दर्जे से साइड पे हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस का, मुझे खात्मे का, मुझे यहां पर एहसास हो रहा है। All night your moth breath flickers among the flat pink roses. I wake to listen. Afar sea moves in my ear. तो अलामतें बड़ी खूबसूरत इसने इस्तेमाल की हैं। All night your moth breath, ऐसे जैसे कि कोई पतंगे की सांस होती है, ऐसे जैसे कि कोई इंसेक्ट की सांस होती है, वैसे तुम्हारी सांस रात को चलती है। फ्लिकर्स, फ्लिकर का लफ्ज़ी मतलब होता है टिमटिमाना, वेव करना। जैसे कि ये जो शम्मा होती है और उसका जो शोला होता है, जब वो लहराता है तो वो फ्लिकर करता है। फ्लिकर अमंग द फ्लैट पिंक रोजेस, और जो कंबल है फ्लैट पिंक रोजेस वाला, उसमें तुम्हारी सांस आहिस्ता आहिस्ता चलती है, जो कि मौत ब्रेथ है। आई वेक टू लिसन, और फिर मैं जागती हूँ तुम्हारी इस सांस को सुनने के लिए। अफार सी मूव्स इन माई ईयर, और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि दूर दराज से किसी समंदर की शाई शाई की आवाज़ है, कोई समंदर की आवाज़ आ रही है जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ। वन क्राई एंड आई स्टम्बल फ्रॉम द बेड, अपनी ममता को बयान कर रही है, और जैसे ही एक री की आवाज़ आती है तो मैं डिगती पड़ती हुई, मैं गिरती पड़ती हुई उठती हूँ बेड से। काओ हैवी एंड फ्लोरल, काओ हैवी जैसा कि गाय की हैवी किस्म की आंखें होती हैं, बुझल आंखें, हाँ जी, एडी बड़ी बड़ी आंख, तो बुझल आंखें। फ्लोरल, फ्लोरल फूलों जैसा। इन माई विक्टोरियन गाउन, नाइट गाउन, तो मेरा जो विक्टोरियन नाइट गाउन है वो उस पे फूल हैं, और मैं उन फूलों वाले गाउन में उठती हूँ अपनी बोझल आंखों के साथ। योर माउथ ओपन्स क्लीन एज अ कैट्स, और फिर जैसे कि बिल्ली का मुंह खुलता है वैसे ही तुम्हारा मुंह खुलता है। द विंडो स्क्वेयर वाइटन्स एंड स्वेलोज इट्स डल स्टार्स। द विंडो स्क्वेयर, ऐसे जब तुम मुंह खोलते तो मुझे लगता है कि कोई चौकोर सी, चौरस सी विंडो खुलती है, और फिर वाइटन्स, और फिर तुम दूध पीते हो, या फिर आप दूध उगलते हो। एंड स्वेलोज इट्स डल स्टार्स, और फिर तुम दूध पीना शुरू कर देते हो। तो दूध पीने को उसने डल स्टार्स में मेटाफर्स यूज किए हैं। एंड नाउ यू ट्राई, और फिर तुम कोशिश करते हो। योर हैंडफुल ऑफ नोट्स, हैंडफुल मुट्ठी भरे नोट्स, थोड़े से नोट्स और खूबसूरत लाइन। द क्लियर वॉल्स राइज लाइक ब्लूम्स। वॉल्स, वॉल्स क्या होते हैं? वो अल्फाज जो कि अनहिंडर्ड हो, यानी जिसकी हमारी ओरल कैविटी के अंदर या फिर नेजल कैविटी के अंदर कहीं पे भी रुकावट ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फुनीन है म, एम। म जो है जब हम होंठ जोड़ते हैं तो उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, लेकिन जो वॉल्स होते हैं उनमें कभी भी रुकावट पैदा नहीं होती। ए, ई, आई, ओ, या, तो ये सारे के सारे वॉल्स हैं। डिफ्थोंग्स हो गए या फिर नफ्थोंग्स हो गए। तो कहती है बच्चों की आवाज़ भी तो खूबसूरत वॉल्स होते हैं। तो द क्लियर वॉल्स राइज लाइक ब्लूम्स, जैसे गुब्बारे उठते हैं, तो जैसे पुकाने, तो बच्चा जब बोलता है तो ऐसे है जैसे कि ब्लूम्स उठ रहे हैं, खुशी का समा होता है। ये थी जी सिल्विया प्लैथ की पोइम मॉर्निंग सॉन्ग।